concept of moment of inertia. Moment of inertia of any rigid body depends on, एक है mass of body, obviously जितना ज्यादा mass होगा moment of inertia ज्यादा होगा. दूसरा distribution of mass, and third रोटेशनल एक्सेस. इन तीन के ऊपर ये वैल्यू हम लोग का डिपेंड करता है. ठीक है, मान लो जैसे फॉर एनी पॉइंट मास, अगर हम लोग के पास कोई एक पॉइंट मास है और इस रोटेशनल एक्सिस के चारों तरफ वो पॉइंट मास इस तरह के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो इस पॉइंट मास का इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ऑलवेज रिमेंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू मास इनटू जो भी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर. याद रखना, मास इनटू जो भी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर. तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिमाग में रखना होगा. अगर हमारे पास सिस्टम में और सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, अगर हमारे सिस्टम में बहुत सारा पॉइंट मास है, ये रहा भाई रोटेशनल एक्सिस, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, ऐसे बहुत सारा मास है, एक मास यहाँ है mn. तो ये m1 इसके चारों तरफ घूम रहा है r1 रेडियस में, ये m2 इसके चारों तरफ घूम रहा है r2 रेडियस में, और ये mn चारों तरफ घूम रहा है rn रेडियस में. सो अगर हम लोग यहाँ पे इनर्शिया लिखना चाहते हैं तो इट इज द समेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ n i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक. कहने का मतलब ये फर्स्ट का इनर्शिया, सेकंड का इनर्शिया और जितना भी पार्टिकल्स उस सिस्टम में होगा सभी के इनर्शिया का जनरल सम हो. तो जब आप फर्स्ट का इनर्शिया लेंगे तो फर्स्ट का मास और फर्स्ट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, सेकंड का इनर्शिया, सेकंड का रेडियस, इसी तरह nth का मास, nth के रेडियस का स्क्वायर, ये इनर्शिया ऐसा. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट. अभी देखो जैसे इसमें जो आप डिस्टेंस लेते हैं हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो आपका r1 है, r2 है, rn है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये याद रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से. क्या आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चलता है ना? जैसे कि एग्जांपल देखो, एक एक्सिस यहां से पास हो रहा है और इसी एक्सिस के अबाउट में सिस्टम घूम रहा है, सारा का सारा डिस्टेंस है l. तुमको इस सिस्टम का इनर्शिया बताना है, चारों का अपना अपना, सही है ना? आप लिखेंगे ना i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4. बोलो 1 से तो ये खुद पास हो रहा है, 1 के अबाउट में 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल एक्सिस के अबाउट में कितना? 0. चलो जी 2 मान लो उसको, 2 को 2 मान लो. ओके, तो बताओ 2m लिख देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लेगा? √2l मतलब √2l. 3m लिख देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l लेगा. 4m लिख देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l लेगा. समझ में आया क्या? यस. सॉल्व कर देंगे आंसर. अगला एग्जांपल देखो, m है, 2m है, 3m है, 4m.
and this is your rotational axis. ये तुम्हारा रोटेशनल एक्सिस है, एज लेंथ है L। तो अगर इस बार आप इनर्शिया लेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड प्लस I4। बोलो I1 कितना? 0 I2 कितना? L/√2 हाँ सेकंड ये ऐसे डालेंगे तो 90 होगा ना, स्क्वायर है ना। यस सर तो डायगोनल तो होता है √2L, लेकिन वो तो उसका आधा है। रोटेशनल एक्सिस से ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस सर L/√2 and that is L/√2. So it is L/√2 का स्क्वायर and similarly L/√2 का स्क्वायर। So always consider कि जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, आप mr स्क्वायर जो लिखते हैं, आप जो mr स्क्वायर लिखते हैं वो mr में r परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ो। चलो ये था हम लोगों का पॉइंट मास के लिए। अगर हम लोग है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें तो बस आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा, और जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा वही आपका कैलकुलेशन में आएगा। ये एक एग्जांपल बनाते हैं। ये स्क्वायर नहीं, एक रेक्टेंगल है, 4 मीटर ऐसा है, 2 मीटर इधर है। ये है इसका रोटेशनल एक्सिस। यहाँ पे है 2 kg, यहाँ पे है 3 kg, ये मान लो 4 kg और ये मान लो 5 kg। तुमको रोटेशनल, हाँ 4 मीटर 2 मीटर दे दिए, तुमको इसका इनर्शिया बताना है। चलो आंसर बताओ। 80 kg मीटर स्क्वायर। 80 यस सर। कैसे निकाले? 3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। परपेंडिकुलर √10 आया। √10 आया, कंफर्म हो? ऐसे नहीं निकलेगा परपेंडिकुलर, ऐसा तो नहीं होगा ना कि परपेंडिकुलर नहीं होगा? तब थोड़ा गलत हो गया। हाँ तब, अरे भाई स्क्वायर में ना, स्क्वायर में ना डायगोनल्स 90 होता है। यस सर। क्या रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स 90 होता है? क्या 90 है? आपको यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सोचना होगा भाई, फिर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सोचना। समझ रहे ना कॉन्सेप्ट? यस सर। ये 3 kg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फिर ये 5 kg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों जगह ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सोच लो, फिर अपना सॉल्व करो, आंसर आएगा। चलो बना लेना अपने से, समझ गया ना? सॉल्व कर लीजिएगा। सर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे। वो हमको नहीं पता। हाँ तुम 11 नहीं है, हम तुमको नहीं बता रहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इंटर करते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, या फिर एक्सिस थ्योरम तो आप लोग जानते हैं ना। चलो एक बार देखिए, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट वन इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, कॉन्सेप्ट ऐसा है, आप देख लो। मान लो हम लोग के पास ये कोई एक रिजिड बॉडी है
और रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, ये उसका रोटेशनल एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट में घूमता है। बट एट द सेम टाइम ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास करता है और दिए गए रोटेशनल एक्सिस के साथ पैरेलल है। इन दोनों एक्सिस के बीच there is some perpendicular distance a, तो वैसे केस में moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia about center of mass plus ma square। इसमें आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है जो एकदम दिमाग में रखना पड़ता है। एक ये टू यूज दिस थ्योरम, आप इस थ्योरम को तभी यूज करेंगे जब इस एक्सिस को मान लो नाम दे देते हैं हम लोग z एक्सिस और ये नाम है z डैश। पहला z एंड z डैश मस्ट बी पैरेलल, पहला चीज तो ये कि दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए। दूसरा z डैश मस्ट बी passes through center of mass, z डैश सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। और थर्ड a is perpendicular distance between z and z डैश। a जो है वो z और z डैश के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, a जो है वो, तो तीन लाइन एकदम दिमाग में रहना चाहिए। कहीं भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा देंगे, कहीं भी नहीं लगा देंगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एक्सिस दिया है वो आपस में पैरेलल होना चाहिए, उसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, ठीक है, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आप a लेते हैं तो a जो है वो दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात एक और है, ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, is applicable for all types of rigid body, one dimensional, two dimensional और three dimensional। वन डायमेंशनल बोलो, टू डायमेंशनल बोलो या थ्री डायमेंशनल बोलो, ये हर तरह के रिजिड बॉडी पे इक्वली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ऐसे चलेगा, दिमाग में रखिएगा, ध्यान। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और सोच कर बताइए। ये हम लोग के पास एक रॉड है, ये इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली, ये इसका रोटेशनल एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मान लो ये z है, ये एक नाम, इसको नाम p दे दिए, इसको नाम q एक्सिस दे दिए। ये रोटेशनल एक्सिस p है, ये रोटेशनल एक्सिस q है, ये रोटेशनल एक्सिस r है, r। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट p एक्सिस, ये अल्फा है, अबाउट r एक्सिस बीटा है, तो अबाउट q एक्सिस आपको निकालना है। एक मिनट, p एक्सिस के अबाउट में बीटा है, ओके, p एक्सिस के अबाउट में अल्फा है, q एक्सिस के अबाउट में चाहिए, जबकि आपको हम डिस्टेंस मेंशन कर देते हैं, यहां से यहां तक l/4 है और फिर ये डिस्टेंस l/4। चलो जी, तो कैसे बनाएगा? p एक्सिस के अबाउट में अल्फा है, q एक्सिस के अबाउट में चाहिए, कैसे बनाएगा बोलो? अल्फा इज इक्वल टू ICOM प्लस ML/2 का होल स्क्वायर। तो उससे क्या होगा?
उससे अल्फा पता mr² वो ml/2 का आप सीधा P से Q नहीं निकाल सकते, P से R निकलेगा, फिर R से Q निकलेगा, P से R निकलेगा, फिर R से Q निकलेगा। मतलब यूजिंग P एंड R एक्सेस, R मतलब सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेस, तो क्या लिख सकते हैं, इनर्शिया अबाउट P इज इक्वल टू इनर्शिया अबाउट R प्लस ml स्क्वायर, m मतलब हो गया L/2 का स्क्वायर। तो ये वाला अल्फा है, ये IR है, और प्लस ml स्क्वायर बाई 4, तो IR का वैल्यू हो गया अल्फा माइनस ml स्क्वायर बाई 4। अब देखो, अब तुम यूज करो R एंड Q, R है सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेस, याद रखना। तो इनर्शिया अबाउट Q इज इक्वल टू इनर्शिया अबाउट R प्लस m, R और Q के बीच का डिस्टेंस L/4 का स्क्वायर। इनर्शिया अबाउट Q चाहिए आपको, ये कितना है, तो यह है अल्फा माइनस ml स्क्वायर बाई 4 और प्लस ml स्क्वायर बाई 16, तो इट इज अल्फा, सॉल्व करो यार, सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, -3 ml स्क्वायर बाई 16, दिस इज योर आंसर। मतलब आप देखो, आप P और Q के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते P और Q के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम? ICOM पता नहीं है, क्या? R के अबाउट पता नहीं ना, ICOM पता नहीं ना। हाँ, पहले P और Q के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगा, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए एक जो है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से गुजरना चाहिए। तो P और R के बीच लगा और फिर R और Q के बीच लगा। समझ में आया क्या? यस। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर लिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये कोई आपके पास एक रिजिड बॉडी, इसमें दो एक्सिस ऐसा है जो इसके प्लेन में लाई कर रहा है, मान लो एक एक्स है एक वाई है, और दोनों के बीच का एंगल ऑब्वियसली x और y लिख दिया तो 90 है, और एक एक्सिस जो है उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है, लेकिन इन दोनों पे परपेंडिकुलर, प्लेन पे परपेंडिकुलर, लाइक दैट ऑल थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर। तो ऐसे केस में इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इनर्शिया अबाउट x एंड इनर्शिया अबाउट y। आप z एक्सिस ना माने, हम आपको जो बोल रहे हैं उसको याद रखिए। कोई भी ऐसा एक्सिस जो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, कोई भी ऐसा एक्सिस जो प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्लेन में जो बाकी दो एक्सिस लाई कर रहा है, दे आर 90 डिग्री ऑन ईच अदर, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। तो आपको हमेशा ये देखना है कि कौन ऐसा है जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन में लाई करने वाले दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। तो पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, x, y and z must be perpendicular। दूसरा, z must be perpendicular on plane, z जो है प्लेन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीसरा, x, y and z must intersect at सेम पॉइंट, ये सब एक ही पॉइंट पे कटना चाहिए। और फोर्थ, ठीक है, this theorem is applicable only for two-dimensional body।
केवल 2 डायमेंशनल बॉडी पे ये थ्योरम काम करता है, केवल 2 डायमेंशनल बॉडी पे ये थ्योरम काम करता है। जैसे जहां आपका रिंग होगा, जहां आपका डिस्क होगा, जहां आपका लैमिना होगा, जहां आपका स्क्वायर होगा, 2 डायमेंशनल बॉडी। ये रॉड के ऊपर काम नहीं करता, ये सॉलिड स्फीयर पे काम नहीं करता, ये सॉलिड कोन पे काम नहीं करता, सॉलिड सिलेंडर पे काम नहीं करता। मतलब 3 डायमेंशनल बॉडी में इसका कोई रोल नहीं है। ये जब भी काम करेगा 2 डायमेंशनल बॉडी पे काम करेगा। ठीक है, रिमेंबर। अब देखिए जैसे आपके सामने एक छोटा छोटा एग्जांपल, ये एक स्क्वायर है, ध्यान रखना स्क्वायर। अब ये 1 है, मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। ठीक है, ऐसा है। तुमको बताना है इनर्शिया अबाउट फिफ्थ एक्सिस ये किसके सम के बराबर है? Inertia of 2 plus inertia of 4. कौन कौन? Inertia of 2 plus inertia of 4. इनर्शिया ऑफ 2 and 4. No plus. एंड 4। और कुछ किसी का? I1 plus I3. I1 प्लस I3। अच्छा, दो आंसर में से सही कौन गलत कौन? दोनों सही। बिल्कुल दोनों सही, क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर। स्क्वायर है ना। देख भाई, 2 और 4 भी आपस में 90 है, तो 1 और 3 भी आपस में 90 है और इन दोनों के पॉइंट से यही जा रहा है, तो ये सब सेम। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में? चलो नोट करो, अब इसके बाद इसका एप्लीकेशन है, उसको एक एक करके देखेंगे। सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। अलग अलग तरह का रिजिड बॉडी एक्सिस देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देख देख के बताते चलना। ठीक है, लिखेंगे नहीं ज्यादा। ये मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड का ये सेंटर है और सेंटर से एक रोटेशनल एक्सिस पास कर रहा है। बताओ इसका इनर्शिया कितना? ml square by 12. ml स्क्वायर बाई 12। अच्छा, अगर मेरे पास ये रॉड है और एक्सिस एक रिंग से पास कर रहा है, तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ml square by 3. ml स्क्वायर बाई 3। ठीक है, थर्ड देखो, मेरे पास ये एक रॉड है, मेरे पास ये एक रॉड है और इस एंड के अबाउट में, इस एंड के अबाउट में इस तरह से घूम रहा है बाय मेकिंग एन एंगल थीटा। ऐसा रॉड चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे सर्कल। आप समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा? कोई बताएगा इनर्शिया? साइन स्क्वायर थीटा। अगर रॉड ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है पता है? ये देख रहा है, हाँ ऐसा घूम रहा है, कौन बना है? Yes. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ऑफ ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, थीटा इज द एंगल। अब देखो ना, खुद से समझो, जब आप इस तरह से करते हैं तो क्या थीटा 90 होता है? Yes sir. तो थीटा 90 पुट कर दिया, खत्म हो गया, ml स्क्वायर बाई 3 होगी। अब देखिए रॉड के बाद, रॉड खत्म, मान लो हम लोगों के पास है रिंग, तो रिंग का ऐसा है एक्सिस। कोई बताएगा इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट में? mr square. mr स्क्वायर। बी बताना। ये रहा रिंग, इस एक्सिस के अबाउट में कोई बताएगा? mr square by 2. mr स्क्वायर बाई 2। सी, ये रहा रिंग, इस एक्सिस के अबाउट में कोई बताएगा? तो लगा लेंगे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ऐसा अगर ये बीच से पार होता
ऐसा अगर ये बीच से पार होता सेंटर ऑफ मास वाला, तो हम लोग अगर इसके अबाउट में निकालेंगे तो आई अबाउट सी प्लस एम ए स्क्वायर, ए मतलब आर ना, Yes. तो आ रहे हैं यहाँ पर। और सेंटर ऑफ मास वाला कौन सा लेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 लेगा कि एम आर स्क्वायर लेगा? हमारे स्क्वायर बाई 2. एम आर स्क्वायर बाई 2 लेंगे, तो यहाँ हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस एम आर स्क्वायर, दोनों आप ऐड कर दिए, सो इट इज 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। ये हो गया आपका पैरेलल थ्योरम का यूज। अच्छा, रिंग के जगह पे अगर मेरे पास डिस्क होता, एक एक देख के आंसर देते जाओ फटाफट, बोल दो इनर्शिया। हमारे स्क्वायर बाई 2. एम आर स्क्वायर बाई 2, ये रोटेशनल एक्सेस, बोल दो इनर्शिया। हमारे स्क्वायर बाई 4. एम आर स्क्वायर बाई 4, ये डिस्क and this is your rotational axis. 5 हमारे स्क्वायर बाई 4. mr square by 4 plus mr square. inertia will be equals to 5 of mr square by 4. ये रहा डिस्क। हम लोग के पास है hollow cylinder. Hollow cylinder is equivalent with ring. Okay. मतलब अगर हम लोग के पास कोई एक hollow cylinder है और आप इस एक्सिस के अबाउट में इसका अगर रोटेशनल एक्सिस लिए हैं, तो इनर्शिया है हम लोग का रिंग के बराबर mr स्क्वायर। ठीक है, अब इक्विवेलेंट विद डिस्क, ये हम लोग के पास सॉलिड सिलेंडर इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, देन इनर्शिया विल बी इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय 2। चलिए सब आता है आपको आता है, ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। कहीं कोई ये नहीं बोले कि सर ये नहीं आता इसलिए सब लिख लिख के दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद तो काम स्टार्ट होगा। कितना बता 6 या 7? अभी देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है और इस एक्सिस के अबाउट में आप इनर्शिया निकाल रहे हैं, बीच से पार हो रहा है। इसका अपना लेंथ पूरा L था, L/2 से जा रहा है, इसका अपना रेडियस है। याद रखना ऐसे केस में द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जैसे एक रॉड का होता है ml स्क्वायर बाई 12 और प्लस आप कंसीडर करो ये एक रिंग है, एलिमेंट्री रिंग, तो तुम्हारा एक्सिस इस रिंग के सेंटर से इस रिंग के प्लेन के पैरेलल से गुजर रहा है क्या? Yes sir. जो एक्सिस है वो रिंग के प्लेन के पैरेलल से गुजर रहा है, तो रिंग के प्लेन के पैरेलल में इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। याद आया आपको? Yes sir. समझ में आया? इसी में देखना अगला, तुम्हारे पास वही सिलेंडर है लेकिन इस बार सॉलिड है, तुम्हारे पास मौजूद है कोई एक सॉलिड सिलेंडर, और ये बीच से एक्सिस जा रहा है, वापस से इसका लेंथ है L, रेडियस है R। तो अगर आप इस बार इनर्शिया लेंगे तो फिर से रॉड वाला ml स्क्वायर बाई 12 तो होगा और साथ में होगा जैसे यहाँ एक डिस्क है भाई। ओके, Yes sir. कैन यू इमेजिन दिस डिस्क, एलिमेंट्री डिस्क? Yes sir. तो उसके प्लेन के साथ ये पैरेलल है ना, तो डिस्क में कितना होता है mr स्क्वायर बाई 4 ना, by 4. Yes sir. mr स्क्वायर बाई 4 प्लेन के साथ।
फॉर एनी हॉलो स्फीयर, तुम्हारे पास कोई एक इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, इसका अपना रेडियस आर, बताओ जी, बताओ इनर्शिया बोलो। 2/3 ml 2/3 ऑफ एम आर स्क्वायर, फॉर एनी सॉलिड स्फीयर। इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है and your inertia is 2/5 of mr square, 2/5 of mr square। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अगर हम लोग लैमिना लें, फॉर एनी रेक्टेंगुलर लैमिना, एक्सिस देखते जाओ, आंसर बताते जाना। ये एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है। अगर तुम्हारा एक्सिस लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर है तो आपको पता है इसका इनर्शिया है ml²/12, और अगर ये ब्रेथ के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इनर्शिया है mv²/12। कहां से पास करना चाहिए, कहां से पास करना चाहिए, सेंटर से। हाँ, और अगर आप इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए तो जब परपेंडिकुलर डालिएगा तो दोनों का सम होगा। Yes, sir. तो इनर्शिया है m/12 ऑफ l² प्लस B². लेंथ पे परपेंडिकुलर है और प्लेन में है तो ml²/12, ब्रेथ के ऊपर परपेंडिकुलर है और प्लेन में है तो mv²/12, और अगर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दोनों का सम m/12 ऑफ l² प्लस b²। इसी को अगर आप स्क्वायर में बदल देंगे, इन केस ऑफ स्क्वायर लैमिना, देखो भाई, अगर इस स्क्वायर का एज लेंथ है a तो यहाँ का इनर्शिया है ma²/12, ये इनर्शिया है ma²/12, और ये इनर्शिया है ma²/6। क्या आप समझ पा रहे फिगर को? यस सर। ठीक है, ठीक। तो हमको बताएगा ये डॉटेड लाइन के अबाउट में इनर्शिया कितना है? ma²/12 भी है। ma²/12, क्योंकि इसका जो डायगोनल भी आप बनाते हैं ना वो भी 90 होता है। स्क्वायर के केस में खास याद रखना। तो ये भी अगर कोई बोले तो ma²/12 है, और ये भी अगर कोई बोले तो ma²/12 है। ठीक है, नोट करो यहाँ तक फटाफट। सर यही अगर रेक्टेंगल में हो जाता तो? अरे रेक्टेंगल होता तो ऐसे करते। नहीं, वो डायगोनल वाला होता तो जैसे इसमें तो m² हो गया, हाँ, तो डायगोनल उसमें किसका लेंथ लेंगे? नहीं लेंगे, बनाएंगे, नया तरीके से बनाएंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, ओ, चलिए एक भी डेरिवेशन भी नहीं किया, ये चीज आपके लिए अब नया है तो अब यहाँ से थोड़ा ध्यान रखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन, देखिएगा, समझिए।
पास एक हॉलो कोन है, ये एक्सिस है आपका रोटेशनल एक्सिस, इसका अपना रेडियस है r, इसका हाइट मान लो h और इसका मास है m। ठीक है, अभी जरा बात करना, जब आप इसका डेरिवेशन करने जाते हैं तो आपको एक एलिमेंट्री पार्ट कट करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट्री पार्ट आप चुने, कोई बता सकता है ये एलिमेंट्री पार्ट किस शेप में है? रिंग रिंग है, रिंग का अपना रेडियस है स्मॉल r और मान लो इस रिंग से ये x डिस्टेंस पे है, मेकिंग एन एंगल थीटा है, और इसका अपना एक थिकनेस है dr। ऐसा जरा गौर करना, फॉर एलिमेंट्री रिंग, मान लो ये जो हम लोगों का हॉलोकॉन है उसका मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू मास m मान लो। तो बताएगा इसका हमको फॉर्मूला नहीं याद है, ध्यान, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल, कितना? पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। एल, ऐसा। अब देखो एलिमेंट्री रिंग का अगर हम लेंगे तो क्या उस एलिमेंट्री रिंग के मास को हम लिख सकते हैं सिग्मा इनटू स्मॉल एरिया, एरिया dx। और जरा गौर करना, क्या इस एलिमेंट्री सेक्शन का एरिया आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई r इंटू dr? क्या ठीक जा रहे हैं? यस ठीक है ना? सही। अब जरा बताओ, क्या आप इसका स्मॉल इनर्शिया लिख सकते हैं? स्मॉल इनर्शिया रिंग के लिए m इंटू r स्क्वायर। देखो भाई, देखो इस रिंग को देखो गौर से, इसका ये सेंटर से पार होने वाला रोटेशनल एक्सिस है, इनर्शिया लिख सकते हैं dm इंटू r स्क्वायर। तो अगर आपको टोटल इनर्शिया चाहिए देन यू हैव टू इंटीग्रेट दैट dm इंटू r स्क्वायर। अगर आपको टोटल इनर्शिया चाहिए देन यू हैव टू इंटीग्रेट दैट dm इंटू r स्क्वायर। तो सिग्मा टाइम ऑफ 2 पाई r इंटू dr साथ में r स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हो गया, हमको यहाँ dr नहीं लेना चाहिए था, हमको इसका थिकनेस लेना चाहिए था dx लेना चाहिए था dx। ठीक है, थिकनेस इधर, स्लांटिंग नहीं, तो यहाँ पे है ना dx होगा भाई, ये dx dx। अब जरा बात करना, समझना, आपके पास सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, लेकिन अब आपके पास दो वेरिएबल है r क्यूब और dx। r भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल। जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे x बढ़ेगा, जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे r भी बढ़ेगा। जब भी इस तरह का दो वेरिएबल रहता है ना, आपको हटाना पड़ता है। ठीक है, कैसे हटाएंगे? देखो, हटाने के लिए हमेशा ध्यान रखना ये tan थीटा काम आता है। ठीक है, देखो समझो, ये है थीटा भाई, यहां से यहां तक x था तो ये r था, और यहां से यहां तक h है तो ये कैपिटल R है। कैसे जा रहे हैं? तो हम लोग अभी लिख सकते हैं क्या tan थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल r बाई x या फिर कैपिटल R बाई h। देखो देखो ठीक से, यस तो जहां भी आपका x है, आप चाहो तो स्मॉल r कैपिटल H बाई कैपिटल R लिख सकते हैं, लेकिन x तो नहीं, आपको तो dx है, तो dx इज इक्वल्स टू h बाई r इज कांस्टेंट, r की जगह पे dr, मतलब जहां dx है वहां आप इसको लिखें।
and I will be equals to sigma into 2 pi r का क्यूब, और जहां हम लोगों का dx का मान लिखेंगे स्मॉल h by r into dr। अब देखो एक वेरिएबल तो ये हो गया सिग्मा into 2 pi स्मॉल h by कैपिटल R इंटीग्रेशन r का क्यूब एंड dr। बोलो भाई स्मॉल r का लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके कैपिटल R तक, 0 से कैपिटल R। So it is sigma times of 2 pi h by r multiplied with r to the power 4 by 4, sigma into 2 pi h r का क्यूब by 4, r का क्यूब by 4। क्लियर है? आप अगर चाहेंगे तो इनर्शिया का ये एक फॉर्मूला रहा, अगर आप चाहते हैं इनर्शिया को हटाना दूसरे फॉर्मूला में तो आप क्या करें, सिग्मा का वैल्यू पुट करते हैं m by pi r l into 2 pi h into r cube by 4। सॉल्व कर लो ये दूसरा इनर्शिया का इक्वेशन। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। नया चीज है, देखिए जो नया चीज होगा उसका हम डेरिवेशन कर देंगे। ये हो गया एक सॉलिड कोन है, बस यही तो नया चीज है। नोट करो इसको फटाक से, आगे बढ़ते हैं।